देखिए गोली दर्पण के हम लोग कुछ भाग पढ़ लिए थे, वक्रता केंद्र पढ़े थे, ठीक है, इसके पहले, और वक्रता केंद्र के बाद पढ़े थे दर्पण का ध्रुव, ठीक है। अब इसके बाद हमको मिल गया है वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिस खोखले गोले से हम काटते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को, तो जिस खोखले गोले का वो भाग होता है, तो मान लो अगर कोई हमारे पास ऐसे गोला है तो इसका यहाँ केंद्र रहा होगा और ऐसे ये त्रिज्या रही होगी, मान लो ये क्या है, त्रिज्या होगी, तो इसी में से इतना कटा हुआ भाग है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। मान लो जैसे कि यहाँ से हम इसको काट देते हैं और इस भाग को क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया। जब हम इस भाग को पेंट कर दिए तो यह बन गया अवतल दर्पण। हमेशा हम दाहिनी तरफ से पेंट करते हैं, आप किस साइड से नहीं, इस साइड हमेशा बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इस तरफ से वस्तु रखी जाएगी और पेंट आपको ऐसे करना है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखो जैसे कि कैसे पता चलेगा एक खोखला है, देखो इस भाग को देखो ऐसे कर दिया गया और इधर से हम हटा दिए, तो एक कटोरे की भांति दिख रहा है ना, तो इसका ये मतलब है अंदर का हिस्सा खाली है, अंदर का हिस्सा खाली है, अंदर पेंट कर देंगे, अंदर का भाग चमकीला होगा और बाहर का भाग पेंट किया गया है, मतलब बाहर प्रकाश न जाए, ठीक है। तो यह जो जिस खोखले गोले से कटा हुआ भाग है, मान लीजिए इस खोखले गोले से कटा हुआ भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, यह जो त्रिज्या है इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और देखो एक दूसरे गोले से हम काट लेते हैं, ये तो अंडाकार बन गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देते हैं और ये यानी यहाँ पर कट गया, लेकिन इधर से नहीं काटना है, इसमें आपको इसमें इधर से काटेंगे, क्योंकि हमको पेंटिंग इस साइड से न करनी है, तो यहाँ हम अंदर से कलाई कर दिए और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा, तो यह जो है उत्तल दर्पण के भाग हो जाएंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका अगर इसमें भी देखें तो यह ऐसे कटोरे के भाग होगा, अंदर का भाग इसका क्या होगा, अंदर के भाग खाली दिखेंगे, ऐसे दिख रहा है, अंदर का भाग खाली दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, ऐसे दूरी मापो, यहाँ कहीं भी परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इस दूरी को हम कहेंगे आर, यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जहाँ पर M1 M2 देते हैं, जिसका नाम अभी दिया जाएगा द्वारक, यह पार्ट होता है M1 M2, ठीक है। और यह जो है परावर्तक तल या पृष्ठ कह सकते हैं, और यह भाग कलाई की गई है। तो यहाँ पर ही हमको पता चल गया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो जिस खोखले गोले से कटे हुए भाग होते हैं अवतल या उत्तल दर्पण, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमको जानना है कि अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब को हम देखेंगे इसमें क्या कहलाता है। अब देखिए इसके बाद आता है, यहीं पर नोट करते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या है, ठीक है, अभिलंब को जानेंगे। तो देखिए अभिलंब क्या है, तो अभिलंब होता है कि जब हम गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ गोली दर्पण यह है,
तो इस पार्ट को अगर इससे मिला देते हैं या इसको इससे मिला दे, जैसे कि वक्रता त्रिज्या है अब वैसे ही मिल रहा है, बट ये मिलाने से जो मान लीजिए सी है वक्रता केंद्र है, इसको हमने इससे मिला दिया, यहाँ से भी मिला सकते हैं, कहीं से भी मिला सकते हो, तो वो अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल होता है। अब कहोगे कैसे कैसे नॉर्मल कहलाएगा, तो मान लीजिए कि ऐसे कटा हुआ भाग है गोली दर्पण हमारा और यहाँ पर सी है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मिला दिए, तो देखो यह इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, हम चाहे तो इस यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखा पर यह कितना अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बनाएगा, इसलिए अविलंब कहलाएगा। आपने वृत्त में भी पढ़े हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, यानी वृत्त करे दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर अभिकेंद्र से मिला देते हैं या वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो वह लाइन जो होती है नॉर्मल होती है, मतलब अविलंब होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष को अगर देखा जाए तो यही पर इसी में दिखाया जा सकता है मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष के लिए आप नोट कर सकते हैं जो ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखो मुख्य अक्ष की बात करें तो यहाँ से ये लाइन जो खींचा गया है इसको हटाते हैं और ये लाइन खींच दीजिए, आप इसको आप मिटा भी सकते हैं, हटाइए इसको। तो यहाँ से जो C से होकर और P से यहाँ पर है मुख्य यानी ध्रुव है यहाँ पर, और यह है वक्रता केंद्र, तो इन दोनों से होकर जो रेखा गुजरती है उसका नाम है मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी ये प्रोसेस है, यहाँ से यानी इसका P है ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो इनसे होकर जो रेखा ऐसे गुजरती है इनको कहते हैं मुख्य अक्ष। एक तरह से देख लिया जाए कि जो जिस खोखले गोले से कटा हुआ भाग है तो उसका जो व्यास होगा वो मुख्य अक्ष कहलाएंगे, ठीक है। तो अब एक जो कटा हुआ भाग है तो इसका ध्रुव यानी बीचों बीच में कई ध्रुव है, तो ध्रुव और वक्रता जो केंद्र है हमारा उससे होकर जो रेखा जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी वो लाइन दिखाया गया C और P से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए दर्पण का द्वारक क्या है, तो कह रहा है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है क्या, तो मान लीजिए कि जो हमने गोली दर्पण लिया यह जो बाहर से हमने कलई किया था, तो अब देखो ये कटा हुआ ऐसे न भाग है किसी का, तो इस दर्पण का व्यास यह हो गया, यानी कहाँ से कटा हुआ है, तो देखो यहाँ से कटा हुआ है M1 और M2 से, तो ये जो भाग दिख रहा है यही इसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। देखो एक कड़ाही के नुमा है ना, कड़ाही जैसा ये सर्किल दिख गया है, यहाँ पर अंदर के भाग गहरा है, तो ये जो लाइन दिख रही है यही द्वारक होगी, ठीक है। अगर ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये जो भाग दिख रहा है या लाइन जो दिख रही है यही कहलाएगी द्वारक। आओ देखो उत्तल दर्पण, अंदर से पेंट कर दो भाई, और ऐसे कटा हुआ ये भाग है,
तो यहाँ भी M1 और M2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो M1 M2 है यही हो गया द्वारक, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण के द्वारक प्राप्त हो गए। इसके पश्चात इसमें आता है मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर, तो वो प्रकाश किरण टकराने के पश्चात जहाँ पर जाकर मिल जाती हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। उसका देखिए प्रतिबिंब या चित्र कैसे बनता है। देखिए कह रहा है कि मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस की अगर बात करें तो मुख्य फोकस जो होता है, कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। मान लीजिए दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी गई है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो उस वस्तु का किरणें दर्पण पर जाकर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब परावर्तन के पश्चात उसमें मुड़ा होगा, वो मुड़ जाती है, तो मुड़कर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को भी वो काटने का कार्य करती है, तो उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह गोली दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, बाहर से पेंट किया गया है, कलई कर देते हैं हम यहाँ से। देखिए तो यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो यह है, यहाँ है ध्रुव मुख्य, और देखिए यह हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये है ध्रुव, यानी P से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कहीं होगा C, लेकिन कोई वस्तु यहाँ हम रख देते हैं तो यहाँ से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ऐसे नीचे से भी चलेगी, अगर नीचे रख देते हो तो ऐसे चलती है। लेकिन परावर्तन के पश्चात क्योंकि यह अंदर का जो सतह है उससे किरण परावर्तित होती है, क्योंकि पीछे तो पेंट किया गया है, बाहर किरण जा नहीं पाएगी, तो यहीं से टकरा कर वापस होती है। तो कैसे वापस होती है? ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, यह मुड़ गई है, ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं लोग। तो ये कई बिंदु पर आकर काटती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुड़कर एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसको F से डिनोट करते हैं और उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, ये हो गया मुख्य फोकस। अब देखो अगर ये तो ऐसा हो गया, बट अगर उत्तल दर्पण हो, ऐसे इसका पेंटिंग कर दिया गया और यहाँ ध्रुव है या मुख्य अक्ष कह सकते हो, ऐसे आगे तक गया है मुख्य अक्ष, M1 M2, यहाँ भी लिखेंगे M1 M2। अब देखो क्योंकि वस्तु इस साइड रखनी है हमेशा, क्योंकि इस भाग को तो पेंट कर दिया गया है, कलई किया गया है, तो जब इधर वस्तु रखते हैं तो यहाँ से किरण चलती है, इससे टकराती है, परावर्तक तल से टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है किरण। ये चलने वाली किरण है, आपतित किरणें हैं। तो परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, यानी बाहर की ओर निकल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये मिले कहाँ? तो हम आभास करेंगे, कल्पना करेंगे, प्रतीत होगा हमको कि अगर मान लो आगे जाती, मानो ऐसे नहीं मुड़ता तो उस पर जाती और ऐसे मुड़ जाती, यानी यहाँ से यहाँ जाती, और यह भी किरण यहाँ पर आकर काट देती, यह भी किरण यहाँ पर प्रतिच्छेद करता, यह भी यहीं पर पहुँच जाता। ठीक है, तो ये सभी जो किरणें हमको लग रहा है कि जाकर यहीं पर काटते, तो ये हो गया आभासी, आभास किया जा रहा है कि हो सकता है कि जाकर यहाँ पर काट दे।
तो इसका मुख्य फोकस जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहेंगे मुख्य फोकस। तो इसमें मुख्य फोकस जिधर से किरण चलती है उसी साइड में बन जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे की तरफ होता है। मान लो इधर परावर्तक तल है, परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश परावर्तन होने वाला है प्रकाश का, और दूसरे साइड में इसका मुख्य फोकस प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जाकर लगभग हमको प्रतीत होता है कि अगर किरण मिलती तो यहाँ पर जाकर मिल जाती, इसलिए आभासी होता है। ठीक है, इसका यानी जो परावर्तक पृष्ठ इधर है और इसका मुख्य फोकस इस साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सभी किरणें जहाँ पर जाकर एकत्रित होती हैं उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी का है कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब जैसे कि ये आपका जो दर्पण है और ये P हो गया, ध्रुव हो गया, तो यहाँ पर C होगा और यहाँ कहीं F मिल रहा है। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कि जहाँ पर किरणें आकर मुड़ जाती हैं उस बिंदु को फोकस मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो F यहाँ पर कहा गया है ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की दूरी। तो ध्रुव यह हो गया, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है। तो इनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, M1 M2 ये कौन सा दर्पण है, अवतल। और अगर इसमें बात करें उत्तल दर्पण में, तो देखो ऐसे कुछ मान लो यहाँ P हो गया और यहाँ पर इस साइड में हमको F मिल रहा है, तो इनके बीच की दूरी को क्या कह देंगे, फोकस दूरी कह देंगे। यह है उत्तल दर्पण। तो ये हो गई फोकस दूरी की बात। अक्सर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर प्रूफ किया जाएगा तो ये फोकस दूरी जो F के मान मिल रहा है, F हमेशा R/2 होता है। जिस गोली दर्पण का एक कटा हुआ भाग है, मान लीजिए R क्या है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या है, यानी कैपिटल R है। ठीक है, तो F जो होता है R का आधा होता है, यानी ये जो मुख्य फोकस है C और P के बीचों बीच में ही आकर मिल जाते हैं, कट जाता है। इसलिए यह जो हाफ हमको प्राप्त होता है, F प्राप्त हो रहा है, इस पूरे का आधा प्राप्त होता है। यानी आप कह भी सकते हैं कि F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बट्टे 2। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके आप फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें है, अब हमको जानना है कि इसके पहले जो हम लोग जाने की जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, तो उसके वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, या ध्रुव क्या है, ठीक है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है। तो उसी के उपरांत हमको जानना है, जब वो स्थिति आप जान लिए कि उसका क्या क्या कंडीशन है उत्तल या अवतल दर्पण का, तो अगर हम उत्तल दर्पण के सामने या अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किधर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, यह हमको सीखना है। ठीक है, तो हमने बताया, यहाँ नोट किए हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब जब अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हमको समझना है। लेकिन अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखने और उसका प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन है। 6 तरीके से प्रतिबिंब बनता है। जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रख दें, पहला कंडीशन ही है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत का मतलब बहुत दूर रख दें, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है और बहुत छोटा बनता है। ठीक है, सीधा
यानी वास्तविक बनता है वो उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वास्तविक होता है और हमको परिपूर्ण रूप से हमको दिखाई देता है। लेकिन जब कोई प्रतिबिंब सीधा बन जाए तो हमको वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और बहुत दूरी पर बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यह कह रहा है कि जब वस्तु, जब फर्स्ट कंडीशन है स्थिति 1, पहला कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसकी क्या कंडीशन है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने इस वस्तु को रख रहे हैं। देखो अवतल दर्पण कुछ ऐसे है, ऐसा कंडीशन इसका बना है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का क्या होते हैं, द्वारक होते हैं, M1 M2, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है इसके बीचों बीच में इसका ध्रुव होता है जिसे P से डिनोट करते हैं। और देखो C और P से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो वस्तु कहा गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर बहुत दूर रखी गई है, अनंत का मतलब है कि बहुत दूरी पर वस्तु रखी गई है, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मान लीजिए कि कहीं वस्तु इधर बहुत दूरी पर रख दी जाए तो अब देखो यहाँ पर इसका C कहीं यहाँ पर होगा, इस गोली दर्पण का मान लो ये पूरा चक्कर लगा दे तो C मिलेगा कहीं पर। तो C मतलब वक्रता केंद्र, और C और P के बीच में कहीं आपका होगा मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश किरणें अनंत से आती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काटती है, और जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर न चले, ऑलरेडी पहले ही वो डिस्टर्ब होकर चले, तिरछा चले, तो वो पहले ही मुख्य अक्ष को काटती है। जैसे कि यहाँ से जो किरण चल रही है तो ऐसे चलेगी, तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चली, आपतित किरण है यह, यानी वस्तु से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। और परावर्तन तल से टकराने के पश्चात जब वो चलती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन या परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो आपतित किरण, और यहाँ से जब पहले यह मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चला तो टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण ये हो गई और परावर्तित किरण ये हो गई। अब देखो ये जहाँ पर ये काट रही है मुख्य अक्ष को, जहाँ पर ये किरण काट रही है उसको कहते हैं मुख्य फोकस, यानी F कहते हैं। और दूसरी किरण एक और चलती है जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाशित किरण। तो दूसरी किरण यहाँ से चलेगी जो C से होकर जाएगी, C से जो होकर किरण जाती है वो कहाँ तक जाती है, परावर्तक तल यानी दर्पण तक जाएगी, दर्पण से टकराएगी, लेकिन टकराने के बाद वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो यहाँ से आ रही है ऐसे, लेकिन जब परावर्तक तल से टकराई तो यहाँ से पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। यह ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नीचे ऊपर कहीं नहीं जाएगी, ये अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। तो इस कंडीशन में देखिए कि आपतित किरण मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटी और उसके पश्चात परावर्तन तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस पर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण इस समांतर होने वाली किरण को यहाँ काटी है ना, तो इस बिंदु पर और इस बिंदु को मिला दो,
देखो ऐसे, तो इसका नाम देते हैं आई डैश, यानी यह प्रतिबिंब है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, फोटो प्रतिबिंब। ये बहुत छोटा बनता है, ये वस्तु बहुत दूर रखी गई है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है, जो बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। तो आप इसमें नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और ये आपका फिगर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनाता है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या आप उसका कंडीशन नोट करेंगे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कहाँ बनता है, तो दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनेगा, और दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो देखिए मुख्य फोकस एफ है, तो एफ के नीचे ही बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बहुत छोटा बना है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। अब दूसरा स्थिति देखेंगे, जब वस्तु को हम दूसरे स्थान पर रख दे तो देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कर रहा है, स्थिति 2 कर रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी जाए तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास अवतल दर्पण यहाँ है, ऐसे अवतल दर्पण, और इसका P यहाँ पर है ध्रुव, तो मुख्य अक्ष इसके ध्रुव से होकर गया, ठीक है, मुख्य अक्ष उसके ध्रुव से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर मुख्य अक्ष निकलते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब यहाँ C है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसके इधर सब अनंत है, इसके पहले वाले में अनंत पर हम वस्तु रखे थे, बट अब अनंत मतलब बहुत दूर भी नहीं और C पर भी नहीं रखना है, यानी बीचों बीच में वस्तु को रखनी है, ठीक है, ए बी वस्तु हो गई, ठीक है। तो यह ए बी वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण पर कैसे बनता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें, क्योंकि हमारा जो वो दर्पण है उसकी हाइट छोटी है, तो यहाँ पर इतना वस्तु है। अब देखो इससे चलने वाली किरण, यहाँ से जब किरण चलेगी तो इसके, रुक जाइए, तो यहाँ पर अवतल दर्पण, ऐसे अवतल दर्पण हमने लिया, M1 M2, और यहाँ से एक जो मुख्य अक्ष है इसको ऐसे काटते हुए जाएगा, जो यहाँ P हो जाएगा, और यहाँ पर C है मान लीजिए, अनंत और C के बीच में, अनंत इधर कहीं है और C यहाँ पर है वक्रता केंद्र, तो इसको बीचों बीच में हम कोई वस्तु ले लिए ए बी, यह वस्तु हो गया, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली किरण, तो हमने बताया था कि जब वस्तु से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, और जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ से जब कोई किरण चलती है तो देखो यहाँ पर टकराई, ये आपतित किरण है, अब परावर्तन के पश्चात ऐसे कुछ हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर ये किरण आकर इसको प्रतिच्छेद कर दी, काट दी, उसका नाम हो जाएगा यफ, प्रकाशित, ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य फोकस, और वस्तु से दूसरी किरण जो चलती है, दूसरी किरण क्या है, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहाँ से देखो C से जाने वाली किरण हमको देखना है, तो यहाँ से एक किरण है जो C से होकर जा रही है, तो यहाँ से जाती है पुनः अपनीय माध्यम में वापस लौट जाती है, तो दोनों किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसको हम क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं,
तो आई आई डैश, ठीक है। तो वस्तु जो है, वस्तु है ए बी, और ए बी का प्रतिबिंब जो है आई आई डैश है। अब देखो आई आई डैश वस्तु ऊपर रखी गई है और इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब उल्टा बन रहा है, ठीक है। और देखो वस्तु वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। देखो मुख्य फोकस यह है और वक्रता केंद्र यह है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। जो वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा तो नहीं बनता है बट वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है तथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो वक्रता केंद्र यह है और मुख्य फोकस यह है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब आई आई डैश बन रहा है। इस प्रकार हम तीसरी स्थिति देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, जब वस्तु को उठाकर हम केंद्र पर ही रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देंगे अब वस्तु को उठाकर, तो उसका प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे ही आपको प्राप्त होगा। देखिए बाबू, अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है। तीसरा कह रहा है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं तो उसका फोटो कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप तालाब के किनारे बैठ जाए और तालाब के किनारे कोई बिजली का पोल हो या कोई वृक्ष हो जो खड़ा हो, तो उसका प्रतिबिंब जब आप देखेंगे, पानी में देखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे और उसके बराबर ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ कह रहा है कि जब हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और ऐसे एक किरण जा रही है, यहाँ से पी से होकर गुजर गई, यहाँ क्या है, सी है, यहाँ पर सी है और वस्तु हम यहीं पर रख दिए, ठीक है। वस्तु हो गई ए बी वस्तु, तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख दी गई है। तो अब बताइए, अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण तो ऐसे गई, हाँ, दर्पण से टकराने के बाद कुछ ऐसे हो जाती है। थोड़ा सा बीच में आ जाओ भाई। दर्पण से टकराने के बाद ऐसे इनको आकर यहाँ पर काट दी, तो ये हो गया फोकस, यानी मुख्य फोकस। लेकिन ये बताइए कि जब यहीं पर सी पर वस्तु रख दी गई, तो जो दूसरा किरण होता है जो केंद्र से होकर जाता है, अब वो केंद्र से कैसे जाएगा, क्योंकि यहीं पर वस्तु रख दी गई है, तो यहाँ से तो मुड़ के यहाँ से जाएगा नहीं। तो क्या होगा, तो जब कोई किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने माध्यम में बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है। लेकिन जब वो किरण केंद्र से होकर न जाए और दूसरे किसी स्थान से जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि यहाँ से चलने वाली किरण सीधे एफ से होकर जाएगी, ठीक है, और टकराने के, दर्पण से टकरा गई, यहाँ गई थी और टकराने के बाद अभी वापस नहीं जाएगी। अगर सी से यह किरण गुजरा होता तो अपने माध्यम में वापस हो जाता है, लेकिन ये सी से नहीं जा रहा है, एफ से जा रहा है, तो इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा यह, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर आकर ये काट दिया ना,
तो यहाँ लिखेंगे आई और इसको मिला लो भाई, थोड़ा सा और इधर काटा होता ऐसे, यहाँ पर ये सीधा आके मिल जाएंगे और आई डैश। अब देखो ए बी यह वस्तु है, आई डैश यह प्रतिबिंब है। तो देखना ये है कि जब वस्तु यहाँ पर सी पर रखी गई थी तो इससे जो किरण गया है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ऐसे आया, और दूसरी किरण एफ से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर ऐसे आकर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिए, काट दिए। तो इसका प्रतिबिंब ठीक वस्तु के नीचे बन गया। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, देखो ऊपर वस्तु रखी गई है, फोटो उसका नीचे बन गया, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो यह उल्टा बना कि नहीं बना? तो कह रहा था कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जब उल्टा बनेगा नीचे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक जो हमको पूर्ण रूप से दिखाई दे, पहले पक्ष में बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा भी है और वस्तु के बराबर, जितना बड़ा ऊपर वस्तु है उतना ही बड़ा नीचे इसका प्रतिबिंब है। और कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो मतलब जहाँ पर सी रखी गई, वस्तु रखी गई है सी पर, तो सी पर ही उसका फोटो भी प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार ऐसे आपको मिलता है एग्जाम में, यानी जब वस्तु पूछ देता है वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आप नोट कर देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और ठीक वस्तु के नीचे ही प्राप्त होगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके पश्चात हमको पढ़ना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नहीं, स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 क्या करता है देखेंगे। देखिए कंडीशन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जब वस्तु को हम, कंडीशन नंबर 4 कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दी जाए। मुख्य फोकस के, ये बताओ बार बार हम ऐसा दर्पण ले रहे हैं, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, और देखो यह क्या है, मुख्य अक्ष है, यह है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ P हो गया यानी ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो प्रश्न कहा है आपका, कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दें, मान लो वक्रता केंद्र यहाँ है और मुख्य फोकस यहाँ पर है, तो इसके बीचों बीच में हम वस्तु को रख दिए हैं ए बी, ये हो गया वस्तु। ठीक है, तो इनसे चलने वाली किरणें ऐसे गई और परावर्तन के बाद एफ से आकर ऐसे चली जाती है। ठीक है, यानी ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण है, यानी मुख्य फोकस से होकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके पश्चात जब वस्तु से दूसरी किरण चलेगी तो वो कहाँ से चलेगी भाई? तो जब हम इसके पहले वाले में जब वस्तु सी पर रखे थे तो वहाँ से जो किरण चल रही थी वो एफ से गई थी, यहाँ भी दूसरी किरण एफ से होकर जाएगी। ठीक है, और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आकर कहीं काटी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको लाइए डॉट डॉट मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, ये हो गया आई डैश। अब इसका ये प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी ए बी का, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, जो कि नोट किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो देखो वक्रता केंद्र सी है, अनंत इधर कहीं है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही ना बन रहा है, मतलब वक्रता केंद्र के इधर ही ना कहीं बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखो वस्तु इतना है और फोटो इतना बड़ा बन गया, जितना ही देखो वस्तु जितना ही दूर थी
उसका फोटो उतना ही छोटा बन रहा था। वस्तु जितना ही दूर, फोटो उतना ही छोटा। वस्तु जितना करीब जाएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाएगा और दूर बनता जाएगा। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब यहाँ बन गया और इस प्रकार से आप इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, अगला कंडीशन 5। अब देखिए, जब वस्तु, यहाँ क्या है कंडीशन नंबर 5 में, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा मुख्य यानी वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। तो ये ले लीजिए आप अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ P हो गया और यहाँ C हो गया मान लो, और यहाँ पर F हो गया। तो वस्तु यही रखना है, क्योंकि आपका कंडीशन कह रहा है ना कि वस्तु जो है मुख्य फोकस पर रखी गई हो, तो मुख्य फोकस पर वस्तु रख दिया गया। तो यहाँ से चलने वाली किरणें इससे टकराई और उसके बाद मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी ना, परावर्तित होकर ऐसे चली जा रही है। और देखो दूसरी किरण जो है, जब हम वस्तु C पर रखे थे तो सीधे F से जा रही थी या मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी, या इसके पहले हमने बनाया था C और F के बीच में रखे थे, तभी दूसरी किरण F से गई है या मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। लेकिन अब देखो जब वस्तु F पर ही रख दिए तो F से तो जाएगी नहीं, तब कहाँ से जाएगी भाई? तो C से जाएगी, C से जाएगी, यानी ऐसे यहाँ आगे बढ़ती है, इससे टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस हो जाती है और C से होकर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अब देखो ये अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है कि ये दोनों रेखाएं कहाँ तक जा रही है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी जाएगी और जहाँ जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जहाँ पर ये दोनों जाकर प्रतिच्छेद करेगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब देखो पता नहीं कहाँ पर कट रहा है, तो जितना ही मुख्य अक्ष से जितना ही नीचे जाकर कटेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, और जितना ही दूर कटेगा उतना ही अनंत कहेंगे अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब इस साइड कहीं बन रहा है जो हमको पता नहीं चल पा रहा है, अनंत, तो इसलिए कहेंगे अनंत पर बनता है, यह मुख्य अक्ष है। तो ये कंडीशन हो गया इसके लिए। अगला हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 6, अंतिम है इसकी स्थिति। देखिए जब वस्तु, छठवां कंडीशन है, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख दें तो उसका प्रतिबिंब कर है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। और देखा जाए भाई कैसे, ऐसे आपने लिया एक दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो यहाँ से एक आपने मुख्य अक्ष खींच लिया, ठीक है, मुख्य अक्ष, और यहाँ C है, यहाँ F है, और वस्तु F और P यानी ध्रुव के बीच में रखना है। यहाँ पर वस्तु रख लिया गया AB, ठीक है, AB। तो वस्तु से चलने वाली किरण ऐसे गई परावर्तक तल पर और टकराने के बाद फिर से ये कहाँ से जाएगी? F से होकर आगे ऐसे निकल जाएगी। प्रकाश जो है
वो पुनः एफ से होकर परावर्तित हो जाता है, वापस लौटने का कार्य करता है। इससे क्या हुआ, तो दूसरी किरण यानी सी से जाती है। तो देखो दूसरी किरण क्या हुआ, ऐसे मिला है, इसको ऐसे मिल रहा है, सीधा है और यहाँ तक गई परावर्तक तल तक, ठीक है। तो इधर जब आगे बढ़ेगा तो ये देखो यह दूर जाएगा, यह एक दूसरे से दूर हटते फैलते जाएंगे, एक दूसरे को कहीं कटवे नहीं करेगा। तो काटेगा कहाँ, तो हम कल्पना करेंगे दर्पण के पीछे चलो, इस साइड में डाट डाट लेकर और इसको लेकर चलते हैं। तो देखो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इस साइड बन गया आई डैश, यह हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो बन गया वस्तु यहाँ रखी गई थी दर्पण के आगे, और इसका प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे, ठीक है। और देखो ऊपर की ओर न बन रहा है, तो ये सीधा बन गया और पीछे एकदम बन नहीं रहा था। हमने कल्पना की, आभास किया कि हो सकता है कि इधर बन जाए, तो इसलिए आभासी हो गया। तो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दी जाए और तल दर्पण के सामने, तो आप उसका प्रतिबिंब क्या समझ आएंगे, स्थिति क्या है, आभासी बनेगी, सीधा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। यह इस प्रकार इसका एक कंडीशन प्राप्त होता है छठवें में।